Good morning, students, and welcome to the math classes, students. This is your new session, and I am sure that you are very curious to know that how can I handle it the 11th class, how can I handle it the English medium language, and you are very curious to know about all these matters. है ना कि आप भाई अभी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हो तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, कैसे फेस करूँ. जस्ट डोंट अफ्रेड अबाउट दिस. कोई घबराने वाली बात नहीं है, चीज़ें अपने आप आने लग जाएंगी. ओके, यू जस्ट डू योर हार्ड. आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए एंड फुल कंसंट्रेट से पढ़ते रहिए. क्लियर? एंड रेगुलर रहिए, पंचुएट रहिए. ओके, एवरी कंसेप्ट विल बी क्लियर फॉर यू. सब कुछ क्लियर होगा. But if you have the complete determination to know that thing with very curiosity, okay, कि आप इससे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना. हाँ, मैं आपके 1-2 मिनट ले रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ न्यू सेशन फॉर यू. आपका एकदम से हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आपका जंप हुआ है तो उसके लिए ये नहीं है डायरेक्ट मैं अभी यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा एक्सरसाइज. ओके, तो सबसे पहले जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि पंचुएट रहें, रेगुलर रहें, कंप्लीट कंसंट्रेट से स्टडी करें. आप देखो जो चीज़ पढ़ रहे हो वो समझ आना चाहिए वो चीज़ है क्या, और समझ जब आएगा कंसेप्ट जब क्लियर होगा. ओके, सो यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट एज वेल एज पॉसिबल. जितना आप अपना कंसेप्ट को क्लियर करोगे, इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर करोगे, जो भी यूनिट चलेगी. यू हैव 16 यूनिट्स इन 11th क्लास. 16 यूनिट है आपके पास एंड यू कैन सी दीज आर द यूनिट्स एंड देन लास्ट वन यूनिट इज़ प्रोबेबिलिटी. ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर कि अगर मैं यहीं से हिंदी में बोलने लग जाऊंगा तो हाउ कैन यू फील द 11th एंड 12th क्लास विद न्यू लैंग्वेज. अगर मैं हिंदी में बोलने लग जाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ रहा हूँ अभी. बट मैं बीच बीच में भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी इंग्लिश थोड़ी सी कन्वर्सेशन है जो वो अच्छी रखें. क्लियर? तभी आपके फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो. ठीक है, दीज सब्जेक्ट्स विल बी ईजी इफ़ यू हैव द इंग्लिश कन्वर्सेशन. ओके, नाउ सी, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट यूनिट है विच इज़ सेट. सेट्स है तो सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेट्स है क्या. जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँ तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, उसका कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है. ओके, नाउ सी, हम स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट यूनिट इज सेट्स. सो व्हाट इज सेट्स? सेट्स है क्या? तो सेट की कुछ डेफिनेशन है. सेट मैंने लिखा है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है? व्हाट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अच्छा, कलेक्शन किस चीज़ का? ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं भाई? 5 आपके पास बॉक्सेस हो, कुछ भी हो सकते हैं. 5 बुक्स हो, मतलब डाटा, मतलब कलेक्शन होते हैं जो आपके पास इंफॉर्मेशन है. 5 किताब हो सकती है, 5 पेन हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके. 5 पर्सन हो सकते हैं. ठीक है, 5 आपके पास दरवाजे हो सकते हैं, 5 पंखे हो सकते हैं, एनीवन, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि जो आपने कलेक्शन किया है ऑब्जेक्ट्स का, कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करना चाहिए वो कलेक्शन. अभी एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, देन इट विल बी क्लियर फॉर यू. ओके, नाउ सी, हमने एक एग्जाम्पल लिया, टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड. एंड वन मोर थिंग इज दैट सेट्स को हम डिनोट किससे करते हैं? सो इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर लाइक ABCZ, एनीथिंग A to Z तक आप कुछ भी ले सकते हो, बट विद कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर समझ रहे हो ना? ये तो स्मॉल होते हैं एंड कैपिटल होते हैं. दीज आर द कैपिटल लेटर्स. ओके, सो बेसिक से चलेंगे बहुत अच्छे से. एंड हाँ, यू शुड नो अबाउट दैट व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या बोलते हैं. एंड इंटीजर्स, इंटीजर को हम पूर्णांक बोलते हैं. पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, एंड नेगेटिव इंटीजर मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक. इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या. रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या. You have already studied about these all quantities, these all parameters in 9th and 10th standard, but in Hindi medium. But सारा कुछ वही है, बट यहाँ पर थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज आ गई तो आपको अच्छा ही तो इंग्लिश सीखने को मिल रहा है कुछ. ओके, नाउ सी, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया. अब हम सेट्स बता रहे हैं कि सेट्स है क्या. सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नाउ एग्जाम्पल हमने लिया फर्स्ट, टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड. मैंने एक एग्जाम्पल लिया अपनी तरफ से
टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर्स। अब हम देखेंगे जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है, जो ये लाइन लिखी है, क्या ये एक सेट है या नहीं है। अभी तो मैंने नोट अ सेट लिख रखा है, यहाँ पर बताएंगे कैसे। अच्छा, मेरे पास एक तो सोनू था, एक मोनू था, ओके। तो मोनू से पूछा कि टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड बताओ, तो उसने क्या क्या बता दिया, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। सोनू ने बताया अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, एंड ये हो गया आपका यहाँ से हो जाएगा अजय देवगन, एडी से हो जाएगा अजय देवगन, क्लियर। तो उसने तो 5 ये बताए, उसने तो 5 एक्टर ये बताए। और जब यही चीज़ टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, जब यही चीज़ हमने पूछी मोनू से, तो मोनू ने कुछ 5 अलग एक्टरों के नाम लिए, क्लियर। तो उसने लिए भाई ये हो जाएगा रणबीर कपूर, और ये हो जाएगा रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, वरुण धवन एंड अमिताभ बच्चन। तो उसके 5 जो थे एक्टर वो अलग थे। देखो, सोनू के अलग 5 एक्टर है, मोनू के अलग 5 एक्टर है, मतलब जो ये है ऑब्जेक्ट्स, ये है हमारा कलेक्शन। 5 एक्टर्स हैं, 5 एक्टर्स मतलब 5 ऑब्जेक्ट्स, इनका कलेक्शन। तो कलेक्शन हो गया 5 का, एकदम से इनको कलेक्ट कर लिया। तो देखो, ये कलेक्शन सोनू ने तो दिया, ये कलेक्शन मोनू ने दिया, 5 एक्टरों का यही कलेक्शन, तो अलग अलग हो गए ना। मतलब कलेक्शन चेंज हुआ पर्सन टू पर्सन। पर्सन मतलब सोनू ने कुछ अलग बताया, मोनू ने कुछ अलग बताया। तो जो टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड एंड नॉट अ सेट, कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने लिखा हुआ है कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर 5 ये बताता, यही वाले 5 ये भी बता देता, मतलब जो 5 यहाँ पर कलेक्शन था हमारा ऑब्जेक्ट्स का, वही 5 यहाँ पर आए हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है जो 5 चीज़ें हैं वो रहेंगी हमेशा, वेरी नहीं करेंगी। वेरी का मतलब होता है बदलेंगी नहीं, क्लियर। बट यहाँ पर देखो, सोनू ने अलग बताया, मोनू ने अलग बताया, मतलब कलेक्शन चेंज हो गया पर्सन टू पर्सन, ओके। सो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अ सेट, दैट्स व्हाई आई राइट हियर नॉट अ सेट। क्या ये सेट नहीं है। सेट क्या होता है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से समझेंगे अच्छी तरीके से। सेट की पहले तो आप डेफिनेशन ही पढ़ लो ना, कि डेफिनेशन में क्या कह रहा है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन, यहाँ पे दोबारा लिखा है कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब जो कलेक्शन है 5 चीज़ों का, अगर उन 5 चीज़ों का आप दूसरों से भी पूछते हो तो दूसरा जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो भी वही बताएगा। इज दैट क्लियर, वो भी उन्हीं 5 को बताएगा। बट यहाँ पर इसने कुछ अलग बताए, इसने कुछ अलग बताए, सो कलेक्शन तो चेंज हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, देखो, नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। एक और स्टेटमेंट ली, नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। अच्छा, 10 से कम नेचुरल नंबर कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब सोनू से पूछा कि भाई सोनू बताओ कि नेचुरल नंबर बताओ स्मॉलर देन 10, 10 से स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन सा है, तो सोनू ने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होता है। एंड जब यही चीज़ हमने मोनू से पूछी थी, तो मोनू भी तो यही बताएगा। भाई नेचुरल नंबर चेंज थोड़ी ना होंगे, 10 से कम तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही रहेंगे। बात क्लियर हुई नहीं हुई। तो सोनू ने भी यही बताया, मोनू ने भी यही बताया, मतलब जो हमारा ये ऑब्जेक्ट्स है, सारे एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं हम इनको, आगे पढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स और ये सोनू ने भी यही बताया, मोनू ने भी यही, मतलब जो कलेक्शन है, देखो 9 हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जेक्ट्स है। आई मतलब कि 9 एलिमेंट्स है हमारे पास। तो जो 9 एलिमेंट्स है वही तो यही 9 एलिमेंट्स तो यहाँ पर आए हैं। तो कलेक्शन नॉट चेंज, कलेक्शन चेंज तो नहीं हुआ। इन 9 एलिमेंट्सों का एक कलेक्शन हो गया, ये कलेक्शन है पूरा, मतलब एक साथ लिख लिया इनको। और वो भी इसी ने, मोनू ने भी यही बताया, मतलब कलेक्शन नॉट चेंज, कलेक्शन चेंज नहीं हुआ है, ये हमेशा रहेंगे। आप किसी से भी पूछोगे, अगर मैं आपसे भी पूछता हूँ कि बताओ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, तो आप क्या बताओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही बताओगे, चाहे किसी से भी पूछे। मतलब दिस स्टेटमेंट, ये जो चीज़ है नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, चेंज नहीं हो रही पर्सन टू पर्सन, चाहे किसी से भी पूछो। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये। क्या, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्लियर। वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है कलेक्शन नॉट जो चेंज ना हो, वेल डिफाइन है, बिल्कुल वेल डिफाइन है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये किसका एग्जांपल है, इट्स अ सेट, इट्स अ सेट। यही तो बताया कलेक्शन नॉट चेंज। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब कलेक्शन शुड नॉट चेंज, जब चेंज ना हो तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी थी, ये स्टेटमेंट, ये क्या है, इट्स अ सेट, ये क्या एक सेट का एग्जाम्पल है। बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल्स, और आगे बताएंगे। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी मूव टू द फर्दर टॉपिक्स। नाउ सी, ओके, यहाँ से देखो अब रिप्रेजेंट कैसे करें। चलो मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो यहाँ से आप देख सकते हो, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, मैंने यही एग्जांपल लिया है।
अच्छा, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम नेचुरल नंबर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 8 9, यही रहेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हमेशा यही रहेंगे, वेरी तो नहीं करेंगे ना। ओके, जब ये वेरी नहीं करेंगे तो जो यही रहेंगे तो उसको बोलते हैं हम सेट, मतलब चेंज नहीं होने चाहिए ये। भाई 10 से कम तो वही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9, ये वेरी नहीं करेंगे कभी। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो ये हमने ये चीज़ लिखी है, इनको रिप्रेजेंट कैसे करें? ये क्या ऐसे ही छोड़ दें इनको, जो लिखे हुए हैं ऐसे ही छोड़ दें? नो। सो वी सी दैट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दीज एलिमेंट्स। इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, मेंबर ऑफ सेट बोलते हैं। अभी और आगे बता देंगे। ओके, नाउ सी हाउ टू रिप्रेजेंट। अब मैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करूँ, मतलब ये जो नंबर लिखे हुए इनको मैं लिखूँ कैसे? तो कैसे लिखते हैं? सेट कैसे बनता है? सेट में कैसे लिखेंगे? देखो, करली ब्रैकेट में इन सबको लिख दो। करली ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करली ब्रैकेट ये होती है आपकी, ये क्लोज ब्रैकेट होती है, ये ओपन ब्रैकेट होती है, और ये करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट मतलब मुड़ी हुई थोड़ी सी। ओके, नाउ सी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस डाटा को, इस पूरे डाटा, ये डाटा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? करली ब्रैकेट में लिख दो, इनको लिख दिया, और हर के बीच में क्या लगा दो? कोमा। 1 2 3 4 5 6 8 9 हो गया। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को। सेट तो ये लिख रहा था, हमें पता है भाई ये जो स्टेटमेंट लिख रहा है ये सेट का स्टेटमेंट, और क्या बना? ऑल नेचुरल नंबर ये आए हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट आ गए। तो जो ये कलेक्शन आया है इसको हम लिखे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? करली ब्रैकेट में जितने भी हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया। एंड दिस इज डिनोटेड बाय ए। मैंने शुरू में डेफिनेशन लिखवाई थी कि जो सेट है उसको डिनोट किससे करेंगे? बाय कैपिटल लेटर, लाइक ए बी सी। आप यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते थे, लाइक बी यूज़ कर लेते, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल जेड, मैंने ए यूज़ कर दिया, तो एक सेट बना। अब जो ये सेट बना है ये क्या है? एक ए सेट है, एक सेट बन गया, उसको नाम दे दिया मैंने ए सेट। ए सेट क्या है आपका? ये है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स टेक another example and let's see that what we can learn about this example. देखो, एग्जाम्पल हमने दूसरा लिया, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पहले तो ये बताओ कि क्या जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है ये सेट है या नहीं है? मैंने तो यहाँ लिखा हुआ है, देखकर बता दोगे आप। बट देखो, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कितने वोवल्स होते हैं? 5 ही होते हैं, कोई उनको बदल नहीं सकता। अगर आप दूसरों से पूछोगे, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी कितने बताओगे? सर वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। अगर मैं किसी और से पूछूंगा तो वो भी यही बताएगा, किसी और से पूछूंगा तो वो भी यही बताएगा। 5 रहते हैं तो 5 ही रहेंगे, ये वेरी नहीं करेंगे कभी, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्लियर हुआ? वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स क्या है, मतलब एलिमेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास ए ई आई ओ यू, इनका एक वेल डिफाइंड, इनको एक साथ लिख लेंगे उसको बोलते हैं कलेक्शन, एक साथ लिख लेंगे उसको बोलते हैं कलेक्शन। तो ये एग्जाम्पल तो हुआ सेट का, वोवल इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बिल्कुल एग्जाम्पल है सेट का, बिकॉज सेट यही रहेंगे, वेल डिफाइन है कि 5 ही रहेंगे वोवल्स, बदलेंगे थोड़ी ना ये। मेरी बात क्लियर हुई? आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कंसल्ट विद मी। आप मैं अपना व्हाट्सअप नंबर होगा वैसे भी आप देख लेना ग्रुप में से, बट आई फर्दर पुट माई व्हाट्सअप नंबर इन द ग्रुप। सारे ग्रुपों में मैं लिख दूंगा, ठीक है? तो वहाँ से देख लेना, मुझे कॉल करना, बट क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ सी। तो देखो हमने इसको कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इन सबको किस में लिख लिया? करली ब्रैकेट में लिख दिया, और हर किसी के बीच में क्या लगा दिया? कोमा लगा दिया, और इसको नाम दे दिया कि बी सेट। क्या सेट हो गया? बी, कैपिटल लेटर, यहाँ ए यूज़ किया था, यहाँ बी कर लिया, तो ये सेट हो गया। ओके, अगेन एग्जाम्पल लिया हमने, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये की स्टेटमेंट थी, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ये सेट है या नहीं है? सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये एक स्टेटमेंट थी पूरी। अब देखो, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन का मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी? -2 और 2 ही आएगी, 2 ही आएंगी। अब चाहे इसको किसी भी रैंक होल्डर से पूछ लेना, चाहे यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं उनसे पूछ लेना, तो 2 ही तो सॉल्यूशन आएंगे हमेशा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 की कितने वैल्यू आएंगे? सॉल्यूशन कितने आएंगे? 2 ही तो आएंगे, ये कभी चेंज थोड़ी ना होंगे। ये थोड़ी ना है कि किसी और से पूछा तो वो बता रहा है -2, 2 और 3 और 5 कि x की वैल्यू 3 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, नहीं। कितने सॉल्यूशन आएंगे? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 ही आएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये चेंज नहीं होंगे। ये जो डाटा आया है हमारा, ये जो दो एलिमेंट आ गए, इनका कलेक्शन कर लिया, मतलब इनको एक साथ लिख लिया, तो हमेशा 2 ही रहेंगे, मतलब चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? सेट का एग्जाम्पल है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है।
ओके, कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? जो -2 और 2 आया है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? -2 और 2 लिख दो किस में? कर्ली ब्रैकेट्स में, और दोनों के बीच क्या लगा दो? कोमा। इसको हमने नाम दे दिया भाई ये हमारा सी सेट है। क्या है? सी सेट है। ओके, नाउ सी सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म. Again further, this is the introduction part and I am totally focused on the introduction part because this is the main key of every unit. अगर आपका ये क्लियर है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट कंसेप्ट क्लियर है, देन एक्सरसाइज इज नथिंग, यू कैन डू एनीथिंग. आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाकर देख लेना, वेरी इजी होगा. बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? आपको पता है भाई वो चीज़. ओके, ठीक है. नाउ सी सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स. अब जो ये सेट है, ये जो सेट है 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको. सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ सी कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं हमारे पास? अभी तो आपने बताया कि सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब आप बोल रहे हो कि 2 फॉर्म में. जी बिल्कुल, 2 फॉर्म में कर सकते हैं. ये जो सेट की फॉर्म लिखी हुई है ये है सेट टेबुलर फॉर्म. ये टेबुलर फॉर्म में लिखी हुई है. अभी बताएंगे क्या है, क्या चीज़ है. तो सबसे पहले तो एक डिटर्मिनेशन रखो माइंड में कि मुझे कभी भी नर्वस नहीं होना है. अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं फेस करूँगा, बिल्कुल अगेन एंड अगेन पूछूंगा. कब तक नहीं आएगा क्वेश्चन? आना ही पड़ेगा उसको. क्लियर हुई मेरी बात? ओके, उसको आना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही मना कर ले कि मैं तुझे नहीं आऊँगा, बट क्वेश्चन को आना ही पड़ेगा अगर आप ट्राई कर रहे हो उसको विद कंप्लीट डिटर्मिनेशन और विद हार्ड वर्क से अगर आप ट्राई कर रहे हो. नाउ सी लेट्स कम ऑन द टॉपिक. सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म. जो सेट है उसको हम 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. किसमें? रोस्टर फॉर्म. मतलब जो ये सेट लिख रहा है ना, जैसे ये सेट लिख रहा है एक पूरा, इसको हम 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. क्लियर? सेकंड है सेट बुल्डर फॉर्म. सेकंड सेट बुल्डर फॉर्म. दिस इज इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं. अच्छा, तो सेट बुल्डर फॉर्म क्या होती है? देखो, सेट बुल्डर फॉर्म ये होती है, मैंने एक एग्जांपल लिया. जो हम स्टेटमेंट ले रहे थे, स्टेटमेंट जो ले रहे हैं, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक सेट है, एक सेट का एग्जांपल है. क्योंकि वोवल्स 5 ही होते हैं, 5 ही रहेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन है. ओके, तो जो ये चीज़ लिखी हुई है, जो स्टेटमेंट होती है, सेट बुल्डर का मतलब है सेट बिल्डअप करना, सेट को बिल्डअप करना. सेट को बिल्ड कौन करेगा? ये स्टेटमेंट ही तो बिल्डअप करेगी ना भाई. वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने आते हैं? AEIOU 5 आते हैं. ठीक है, बताया किसने? भाई ये स्टेटमेंट बता रही है ना, ये स्टेटमेंट बता रही है. तो अगर कोई लाइन ऐसे लिख रहा है, देखो ये भी तो सेट है, ये भी सेट है और ये भी सेट है, ये भी एक सेट ही हुआ, ये भी एक सेट ही हुआ. तो सेट बुल्डर फॉर्म है सेट को बनाने वाली. बिल्डर का मतलब क्या होता है? बनाने वाली स्टेटमेंट. सेट को बनाने वाली स्टेटमेंट. इस सेट सी को किसने बनाया? इस स्टेटमेंट ने बनाया ना. सॉल्यूशन ऑफ x² = 4. इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट थी तो इससे ही तो x की वैल्यू आई है -2 और 2. बात क्लियर हुई? ओके, तो ये है कि सेट को बनाने वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं, या सेट को बनाने वाले स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? सेट बुल्डर फॉर्म. अब मैंने लिख दिया वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. क्या लिख दिया? वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब इसको एक प्रोसीजर से, इसी चीज़ को लिखना तो यही है, स्टेटमेंट लिखनी है. सेट को बनाने वाली स्टेटमेंट है ये, उसी को बोल रहे हैं सेट बुल्डर फॉर्म. अब इस चीज़ को कुछ मैथमेटिकली टेक्निकली सही ढंग से लिखते हैं. वो कैसे लिखते हैं? ये सेट है भाई, तो सेट को रिप्रेजेंट तो कर दिया ए से. अब देखो कैसे, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा. ये कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा, ध्यान से देखते रहिए. ये कह रहा है कि इसमें x एलिमेंट्स हैं भाई, हो सकता है 5 हो, 10 हो, 12 हो. इसमें x एलिमेंट्स आएंगे सेट्स के अंदर, और वो एलिमेंट ऐसे होंगे. इसका मतलब होता है सच दैट का मतलब इस तरीके से होंगे. x का मतलब है कि जो x एलिमेंट आ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कि x एलिमेंट क्या होंगे. प्रॉपर्टी डेफिनेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन डालो. तो अब भाई ए कोई सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे ना, तो उसको बोल दिया हमने कि x एलिमेंट है, इसके अंदर x एलिमेंट आ रहे हैं और वो इस तरीके के एलिमेंट आएंगे. कैसे लिखा? देखो यही चीज़ कैसे लिखेंगे, यही चीज़. चलो एक दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर. ओके, यहाँ पर मैंने ये चीज़ थी, एक और एग्जांपल लिए, लेकिन स्टेटमेंट ही ले ली कि x ऐसे एलिमेंट्स होंगे. वो कैसे एलिमेंट होंगे? ऐसे कि x इज़ ऑल नेचुरल नंबर, x इज़ ऑल नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10. मतलब 10 से सारे, 10 से कम वाले जितने भी प्राकृतिक नंबर हैं वो आएंगे. x क्या है? मैंने बोला x क्या है? सारे एलिमेंट आएंगे इसमें, इस सेट में सारे एलिमेंट होंगे x. और वो कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे भाई, x अपनी डेफिनेशन देगा ना कि मुझे 10 से ज़्यादा रखना है, 10 से कम रखना है. तो x ने अपनी डेफिनेशन क्या दी
कि x इज ऑल नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, कि 10 से कम होंगे। तो 10 से कम क्या होंगे भाई, तो a इज इक्वल टू, अब जो ये इस तरीके में स्टेटमेंट लिखी है, देखो स्टेटमेंट में कुछ लिखा है, ये करली ब्रैकेट में लिखी है स्टेटमेंट। x को क्या बोलते हैं, x की प्रॉपर्टी क्या है, कि वो क्या कहना चाहता है x, कि कितने होंगे, या फिर x की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, a में जो x आ रहा है मतलब इसमें एलिमेंट्स आएंगे बहुत सारे। अब वो एलिमेंट्स होंगे कैसे भाई, कुछ डेफिनेशन तो उसकी, कि भाई x इज लेस देन 10, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 10, x इज इवन नंबर, x इज ऑड नंबर। बात क्लियर हो रही। तो x ने अपनी डेफिनेशन दी, ये डेफिनेशन दी। तो अब देखो ये जो चीज़ लिख रही है, जो इस तरीके से स्टेटमेंट में लिखी जाती है, उसको बोलते हैं हम सेट बुल्डर फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं, सेट बुल्डर फॉर्म, सेट को बिल्डअप करने वाली फॉर्म। अब देखोगे तो अगेन क्या आ जाएगा, x ऑल नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 से कम नेचुरल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9। तो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनको हमने किस में लिख दिया, करली ब्रैकेट्स में एक टेबल में लिख दिया। ये लिख दिया हमने एक टेबल में। ठीक है, तो देखो ये जो फॉर्म है सेट की, ये फॉर्म स्टेटमेंट वाली, उसको बोलते हैं सेट बुल्डर फॉर्म। अच्छा, ये सेट किसने बनाया है, सेट को बिल्डअप किसने किया, जो ये सेट है 1 से आपने 9 तक जो लिखे हैं, इस सेट को बिल्डअप किसने किया, इसी ने ही तो किया, इस स्टेटमेंट ने बिल्डअप किया है ना। अगर आपको ये स्टेटमेंट पता नहीं होती तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्लियर हुई बात, नहीं हुई। ओके, नाउ सी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सेट को बिल्डअप करने वाली फॉर्म क्या हो जाएगी, सेट बुल्डर फॉर्म हो जाएगी। और अगर कोई सेट, ये कैसे लिखा है, एक टेबल में लिखा है, एक टेबल में लिखा है ना करली ब्रैकेट्स में, और हमने ऐसे लिख दिया टेबल की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा टेबुलर, ये क्या हो जाएगा हमारा टेबुलर फॉर्म। और इसी को क्या बोल सकते हैं हम, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म वो होता है जो इसमें सेट को हम डायरेक्ट एक टेबल के रूप में एलिमेंट्सों को लिख देते हैं। ओके, क्लियर हुआ। अगर स्टेटमेंट के रूप में कुछ लिखा हुआ है तो वो होती है सेट बुल्डर फॉर्म। अच्छा, नाउ सी, अब एलिमेंट्स क्या है, तो मैंने सिंपल एक ए लिया, ए आपके पास कोई सेट चल रहा है 1 3 5 6 7 1 3 5 7 9, तो इसमें जितने भी एंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 है हमारे पास, इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं एलिमेंट्स। मतलब सेट के अंदर जितने भी आपके पास क्या दिख रहे हैं, एंटिटीज़ दिख रही हैं, जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं, या फिर जितने भी आपको लेटर दिखेंगे, कुछ भी दिखें, उन सबको बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और मेंबर ऑफ सेट, देखो ये सेट है, सेट के मेंबर ही तो हैं, सेट के अंदर ही तो सेट के सदस्य हैं एक तरीके से। क्लियर है मेरी बात। अच्छा, अब एक चीज़ और, इसके अंदर सेट के अंदर हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में। तो मैंने लिख दिया इन स्मॉल लेटर, ये जो एलिमेंट होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, ये इन स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। अब देखो 1 3 5 7 8 7 9, भाई इनको स्मॉल में कैसे लिखूं, अरे इनको तो ऐसे लिखेंगे, बट अगर यहाँ पर ये होता, ये AEIOU, इनको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, कैपिटल AEIOU, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द राइट वे टू राइट देयर। ओके, यह सही तरीका नहीं है लिखने का। तो सेट के अंदर जितने भी एंटिटीज ऑब्जेक्ट होंगे, इनका तो कुछ कर नहीं सकते भाई, स्मॉल में कैसे लिखें, बट अगर AEIOU कुछ भी लेटर है तो उनको कैसे लिखेंगे, इन स्मॉल लेटर में हम लिखेंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर। एंड नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर क्लियर द सेट बुल्डर फॉर्म एंड व्हाट इज द टेबुलर फॉर्म। नाउ लेट्स चेक, हमने एक और एग्जाम्पल लिया कि व्हाट इज सेट बुल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या है। तो देखो एग्जाम्पल, बी कोई सेट है और बी में एलिमेंट है, बी में क्या है हमारे भाई, सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे, जैसे ये एलिमेंट है 1 3 5 7 9 ऐसे एलिमेंट है, तो सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे। तो सेट के अंदर क्या है, एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, और सच दैट वो एलिमेंट किस तरीके से है, अब एक्स अपनी क्या देगा, डेफिनेशन, कि भाई इस तरीके से रखो मुझे। तो एक्स ने अपनी डेफिनेशन दी, एक्स इज वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक्स इज वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये बात क्लियर हुई कैसे लिखते हैं सेट बुल्डर फॉर्म। बी सेट में एक्स एलिमेंट है, होंगे भाई 5 हो 10 हो, और वो एलिमेंट कैसे होंगे, अब एक्स अपनी डेफिनेशन बताएगा कि भाई मैं इस तरीके से रहूँगा। तो एक्स इज वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या होते हैं, अब देखो ये स्टेटमेंट दे दी, तो ये होती है आपकी सेट बुल्डर फॉर्म, ये क्या आपकी सेट बुल्डर फॉर्म हो गई स्टेटमेंट वाली। अब अगर हम इसी को टेबुलर फॉर्म में बनाएं, तो देखो ये सेट कैसे बिल्डअप हुआ, ये सेट कैसे बना भाई, जब इसने बताया, इसने तो बिल्डअप किया, यही तो बता रहा है कि भाई वोवल्स हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवल्स कितने होते हैं, AEIOU। अब इन AEIOU को हमने किस में लिख दिया, एक इस तरीके से लिख दिया, मतलब टेबल की फॉर्म में लिख दिया, उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। जो इस सेट को बना रहा है, बिल्डअप कर रहा है, वो बिल्डअप ये स्टेटमेंट कर रहा है। जब तक स्टेटमेंट नहीं होगी तो क्या बना सकते हो क्या आप ये सेट, दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो दिस इज द सेट बुल्डर फॉर्म एंड दिस इज द टेबुलर फॉर्म। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर।
If you have any doubt, I say again, then please consult with me, okay? And I put my WhatsApp number on all the groups of DNSS schools. Okay, thanks to all buddy. एंड डू हार्ड वर्क। और आपको पेशेंस रखना है कि भाई एक बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, आएगा। कैसे नहीं आएगा? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। क्लियर? सब कुछ पॉसिबल है। अब ये मत कहना कि आप अभी कमेंट करने लगो कि सर नहीं है कुछ पॉसिबल, आप अलग से एग्जाम्पल लो। ओके, दैट्स द टॉपिक ऑफ द अदर मैटर। नाउ आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। और ये सब कुछ जो चीज़ मैंने करवाया, इसको आप फेयर कॉपी बनाइए मैथ की, उस पर अच्छी तरीके से ढंग से आप इसको लिखें। सारा इंट्रोडक्शन पार्ट में देखता हूँ, एक्सरसाइज नहीं देखता भाई मैं। ओके, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्वेश्चंस देखता हूँ बट सबसे मस्ट है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, कंसेप्ट। ओके, अब सेट का यूज़ भी होगा आगे, बहुत यूज़ है, बताएंगे क्या क्या यूजेस है, तो आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट करना है। थैंक्स।